जमशेदपुर, बिहार। टाटा के सबसे बड़े स्टील प्लांट में सैकड़ों लेबरों के बीच एक 24 साल का लड़का तपती गर्मी में काम कर रहा था और सुनने में ये आया था कि ये लड़का पिछले 9 साल से अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था और सिर्फ अपने दादी का ख्याल रखने के लिए वो इंडिया वापस आया था। बट ठीक उसी टाइम पे अपने दादा GRD टाटा के कहने पर उसने अच्छी खासी नौकरी अमेरिका में छोड़कर वो हमेशा हमेशा के लिए इंडिया वापस लौट आया और उसी प्लांट में एज ए ऑपरेशनल मैनेजर उसने ज्वाइन किया, जहां एक तरफ वो अमेरिका में अपने अच्छे खासी नौकरी के साथ सेटल हो सकता था, अपनी एक अलग पहचान बना सकता था, बट उसके बावजूद सिर्फ अपने फैमिली के वैल्यूज़ और लेगेसीज को आगे बढ़ाने के लिए वो इंडिया वापस आया। बट ये किसको पता था कि ठीक 30 साल बाद यही लड़का टाटा ग्रुप की पूरी हिस्ट्री को बदल के रख देगा। 20 सालों में टाटा ग्रुप ने तरक्की के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। एक आम हिंदुस्तानी की जिंदगी के हर हिस्से पर टाटा की छाप है। चमक से लेकर कार तक, चाय से लेकर ट्रक तक, जहाँ है आप वहाँ है टाटा की छाप। आखिर क्या है ये लेगेसीज, कहाँ से आई ये वैल्यूज़? तो इसका जवाब है स्वामी विवेकानंद। बात है 1893 की, जब एक शिप पे स्वामी विवेकानंद और जमशेदजी टाटा एक साथ ट्रैवल कर रहे थे जापान से ब्रिटिश की तरफ। और उसी टाइम पे स्वामी विवेकानंद जी ने एक सवाल पूछा टाटा जी से कि ये जो मैच बॉक्स है इसके स्टिक्स हम जापान से इंपोर्ट क्यों करते हैं, हम अपने ही इंडिया में इसको मैन्युफैक्चर क्यों नहीं कर सकते? और तब जाके ये सवाल टाटा जी को अंदर से झिझोड़ कर रख दिया और वो वापस आने के बाद भी इसके बारे में सोचते रहे। बट प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम का भारत आज के भारत से बहुत अलग था। लोग फिजिकली वर्क करना तो सीख गए थे बट साइंस के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता था और तब उन्हें लगा कि भारत में साइंस इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है और इसीलिए उन्होंने 1898 में उस इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए अपने तरफ से 30 लाख रुपए देने का फैसला भी किया। बट अब भी उनके बजट में 70 लाख रुपए कम कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने विवेकानंद जी से सपोर्ट मांगा और विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन के जरिए बाकी 70 लाख अरेंज करने का उनको वादा किया। और ठीक इसी दौरान मैसूर के राजा ने 370 एकड़ जमीन दान में दी उस इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए और उसके बाद 1909 में पहला साइंस इंस्टीट्यूट बन के तैयार हुआ बेंगलोर में, जिसे आज टाटा इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। तो अगर टाटा ने उस टाइम पे साइंस को लेके ना सोचा होता तो आज इंडिया साइंस के कैटेगरी में जिस लेवल पे है पूरे वर्ल्ड में, आज वो नहीं हो पाता। हम ओलंपिक्स में अपने इंडियन एथलीट्स को मेडल्स लाते हुए देख कितना खुश हो जाते हैं, बट ये टाटा ग्रुप ही है जिसकी वजह से इंडियन टीम ओलंपिक्स तक पहुंच पाई। और इसके पीछे हाथ है टाटा ग्रुप के सेकंड चेयरमैन सर दोराबजी टाटा का, जिन्होंने 1918 में ये नोटिस किया कि हमारे इंडियन एथलीट्स के पास कोई अच्छी फैसिलिटी ही नहीं है, ना कोई कपड़े हैं, ना प्रॉपर जूते हैं स्पोर्ट्स के लिए। तब उन्होंने इसको फंड किया और इसको ओलंपिक्स तक पहुंचाने में इंडिया की हेल्प की। इवन 1919 में जब इंडिया ओलंपिक में खेलने गई थी तो उनको स्पॉन्सर भी किया। इट्स मीन टाटा ग्रुप सेव्स स्पोर्ट्स। और ठीक उसके कुछ ही साल बाद जब सर दोराबजी टाटा की वाइफ की डेथ हो गई कैंसर से, तो उन्होंने उनकी याद में उन्होंने एक हॉस्पिटल स्टार्ट किया, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जहां आज भी 70% गरीबों का कैंसर का इलाज फ्री में किया जाता है। और ठीक इसी तरह उनके बाद जो चेयरमैन आए GRD टाटा ने, उन्होंने भी उतने ही अच्छे से अपने टाटा ग्रुप के वैल्यूज़ और लेगेसी को आगे बढ़ाया। GRD टाटा की जो सबसे स्पेशल बात है वो ये है कि वो इंडिया के फर्स्ट पायलट थे, यहाँ तक कि उनके पायलट का जो लाइसेंस का नंबर था वो भी 1 था। और उन्होंने जब अपना टाटा एयरलाइंस स्टार्ट किया था, जो बाद में गवर्नमेंट को देना पड़ गया था और जिसे वापस आज के टाइम पे एयर इंडिया के नाम से जानते हैं, जिसको वापस टाटा ने ही टेक ओवर किया, उस टाइम पे 1932 में भी GRD टाटा ने ही पहली फ्लाइट खुद फ्लाई की थी। और ठीक उसके 50 साल बाद, कंपनी के 50 साल पूरे होने की खुशी में, उन्होंने वापस से 1982 में फ्लाई किया था। बट उस टाइम पे उनकी एज ज़्यादा होने की वजह से उनको पहले मना कर दिया गया था। बट उनको मेडिकली क्लीन चिट मिलने के बाद जब उन्हें कहा गया कि वो फ्लाई के लिए फिट हैं, तब जाके उन्होंने वो फ्लाइट फ्लाई भी किया। और सिर्फ फ्लाई ही नहीं किया बल्कि वो टाइम से 4 मिनट पहले भी पहुंचे थे। और GRD टाटा का यही जो स्पिरिट था, इसी स्पिरिट से इंस्पायर उस समय एक लड़की हो रही थी, एक बच्ची, जिसे हम आज के टाइम पे कल्पना चावला के नाम से जानते हैं, जो पहली इंडियन वुमेन थी स्पेस में जाने वाली। जिससे ये बात क्लियर है कि ये टाटाज ही है जिसकी वजह से हम इंडियंस ने ऊंची उड़ान भरने का सपना देखा। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक टाइम पे उन्होंने हमारे इंडिया के फेमस स्पोर्ट्स क्रिकेट को भी बचाया। बात है 2020 की, जब गलवान वैली में इंडो चाइना के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उस टाइम पे चाइनीज कंपनी वीवो ने IPL को स्पॉन्सर करने से
से मना कर दिया था और कोरोना के टाइम पे इंडियन टीम को कोई भी स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था आईपीएल में। बट उस टाइम में ये टाटा ग्रुप ही थे जिन्होंने स्पॉन्सर किया और सिर्फ इंडियन मेंस क्रिकेट को नहीं, उन्होंने इंडियन वुमेन्स लीग को भी स्टार्ट किया और 2027 तक स्पॉन्सर करने का फैसला किया। अब ये जो उनके फैमिलीज के लेगेसीज जो चले आ रहे थे, जो वो इतना कुछ कर रहे थे एक कंट्री के लिए, इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न था, क्योंकि उनका कहना था कि पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है, बट पैसे को सिर्फ अपने ही ऊपर खर्च करना और अपने ही लिए ही यूज़ करना प्रॉब्लम वहाँ है। वो हमेशा इंस्पायर करते थे कि सेल्फलेस होकर काम करो, और यही रीज़न है कि टाटास के जितने भी चेयरमैन थे उन सब में एक खास बात ये थी कि वो अपने कस्टमर्स के बारे में तो सोचते ही थे, बट उसके साथ साथ अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ का भी पूरा ख्याल रखते थे। और यही रीज़न है कि जब ताज होटल के साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था अटैक होने की वजह से, तो उस अटैक में जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ की डेथ हुई थी या जो सीरियस इंजर्ड हुए थे, उनको फाइनेंशियली और उनके फैमिलीज़ में जॉब देकर उनका सपोर्ट किया। जब इंडिया में स्टार्टअप की एक लहर आनी स्टार्ट हुई तो उस टाइम पे इन कंपनीज़ को सपोर्ट करने में भी वो पीछे नहीं हटे। जितनी भी अच्छी खासी कंपनीज़ थी उन सब में इन्होंने सपोर्ट किया, चाहे वो अर्बन क्लैप हो, ओला हो, फर्स्ट क्राई हो, पेटीएम हो, ना जाने ऐसे कितने सारे लिस्ट हैं जिनमें उन्होंने फंड कर रखा है। और इसका नतीजा ये हुआ कि वो कंपनीज भी बड़ी हुई और उन्होंने भी एक अलग इम्पैक्ट डाला हमारे इंडियन इकोनॉमी में, जहां वो एक तरफ इन सारे स्टार्टअप्स का तो ख्याल रख ही रहे थे, बट दूसरी तरफ अपने ही टाटा ग्रुप को वो उन्होंने इतना बड़ा करने का फैसला लिया, जहां वो एक तरफ इन सारे स्टार्टअप्स का ख्याल रख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो अपने टाटा ग्रुप को भी पीछे नहीं छोड़ा। जहां एक टाइम पे टाटा ग्रुप सिर्फ इंडियन मार्केट में ही सर्वाइव कर रही थी, उसको वो वर्ल्ड वाइड लेके गए और इसलिए उन्होंने ना जाने कितने सारे बाहर की कंपनीज को एक्वायर किया, और जिसके लिए उनको क्रिटिसाइज भी किया गया कि उनका ये डिसीजन गलत हो सकता है। बट टाइम रहते ये लोगों को दिख ही गया और समझ में भी आ गया कि उनका हर एक डिसीजन पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ किया गया था, क्योंकि उन्होंने कॉमोडिटी से ज़्यादा ब्रांड बनाने और ब्रांड परसेप्शन पे ध्यान दिया। और यही रीज़न है कि इसी वजह से आज भी अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं, अगर वहाँ दो तरह का नमक रखा हो, एक टाटा नमक और कोई दूसरा लोकल नमक, तो हमारा हाथ अपने आप उस टाटा नमक पे ही जाता है, क्योंकि उन्होंने इस तरह से अपना ट्रस्ट वैल्यू बनाया है। और सेम ट्रस्ट उन्होंने बिल्ड किया अपने टाटा मोटर्स वाले सेगमेंट में भी, जहाँ एक तरफ जब उन्होंने टाटा मोटर्स स्टार्ट किया था इंडिका मॉडल से, और उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो फोर्ड कंपनी को अपनी कंपनी बेचने भी चले गए थे, बट सामने वाले ने जब उनका मजाक उड़ाया कि मैं ये आपकी कंपनी खरीद के आप पर एहसान कर रहा हूँ, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो कंपनी नहीं बेचेंगे और इसको कुछ अलग ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। और उसके बाद से क्या हुआ टाटा मोटर्स इंडस्ट्री में ये सबको पता है। इवन रेंज रोवर जैसी गाड़ी जब उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च की थी तो वो भी नहीं चल पा रही थी, बट उन्होंने अपने सही मार्केटिंग स्किल से उसको भी टॉप पर वो ले आए, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल जो ब्रांड थे मोटर्स के उनको भी एक्वायर किया और टाटा का नाम पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस किया। और यही वजह है कि जब उन्होंने एज ए चेयरमैन कंपनी ज्वाइन की थी 1991 में, तो उस समय कंपनी के वैल्यूएशन सिर्फ $4 बिलियन थी, और जब उन्होंने अपने चेयरमैन के पोस्ट को छोड़ा 2012 के टाइम पे, तो और उस समय कंपनी की वैल्यूएशन $100 बिलियन थी। जहां एक तरफ वो प्रोफेशनली इतने स्ट्रांग थे, ठीक उसी तरफ पर्सनली भी वो काफ़ी इमोशनल थे। और यही वजह है कि उन्होंने सिर्फ अपने डॉगी का ख्याल रखने की वजह से प्रिंस चार्ल्स के साथ अपनी मीटिंग को भी कैंसिल कर दिया। और उनकी जो सबसे अच्छी बात है जो हमें उनसे सीखना चाहिए, वो कभी भी अपने आप को एक बिजनेसमैन बुलाते ही नहीं थे, वो सिर्फ बुलाते थे अपने आप को कि मैं सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। और जब एक इंटरव्यू में उनसे ये पूछा गया कि आपके जाने के बाद दुनिया आपको कैसे याद रखे, तो उनका सिंपल सा आंसर था जस्ट एज ए डिफरेंशिएटर, जिसका मतलब है कि उनको बस इसलिए याद रखा करे कि जिन्होंने कुछ चेंजेस या कुछ बदलाव लाए हों अपने कंट्री के लिए। सर रतन टाटा जी का सबसे ज़्यादा फोकस रहता था अपने इंडियन यूथ को सपोर्ट करने में, और यही रीज़न है कि शांतनु नायडू, जिसे उनका सबसे क्लोज फ्रेंड माना जाता है, उनको भी उन्होंने सपोर्ट किया इस बिजनेस में। सर रतन टाटा जी हमेशा से इंडियन यूथ को सपोर्ट करते रहे हैं, और यही वजह है कि शांतनु नायडू के साथ मिलकर भी उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम है गुड फेलोज, जहां वो बूढ़े लोगों का ख्याल रखते हैं और उन्हें यंग कंपेनियन दिलाने में उनकी मदद भी करते हैं। और ऐसे ही ना जाने उनकी या उनकी फैमिलीज़ की इतनी सारी कहानियाँ हैं कि जिन्होंने हर तरीके से हमारे कंट्री को सपोर्ट किया है, जिसके लिए एक वीडियो इनफ नहीं है इन सब चीज़ों को बताने के लिए। बट उनकी जो ओवरऑल लाइफ की जर्नी रही है या उनके टाटा ग्रुप्स की जर्नी रही है, उनसे बस हमें जो सबसे एक बात है जो सीखनी चाहिए कि खुद से पहले अपने कंट्री और उनके लोगों के बारे में सोचो। और शायद उनके आज हमारे बीच ना रहने के बाद भी उनके इन्हीं वैल्यूज़ को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये सब भी ये रीज़न है जिसकी वजह से क्रिकेट जैसा स्पोर्ट्स को ओलंपिक में लिया जा रहा है, जिसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है चैनल पे, जो आप चाहे तो देख सकते हैं। और आपके
कुछ भी याद है या कुछ भी स्पेशल चीज़ हो जो आप टाटा जी के बारे में मिस करते हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कोशिश करें कि उनके जो भी वैल्यूज़ थे सोसाइटी को लेके या अपने कंट्री को लेके, उसका 10% भी हम फॉलो कर सकें, जिससे हम अपनी ही कंट्री को